जेके फैक्ट देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं प्रदीप। आज हम बातचीत करेंगे मानव अधिकारों को लेकर और जिस तरह से प्राचीन समय से लेकर आज तक किस तरह से मानव अधिकारों का महत्व रहा है, समय समय पर क्या कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सत्यदेव जी हैं, जो कि एक कॉलमनिस्ट भी हैं और एक काफी अनुभवी है जम्मू कश्मीर को लेकर, खास करके काफी अच्छा इनका अध्ययन रहा है। आज इनसे जो है मानव अधिकारों को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका जेके फैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपको और दर्शकों को सबको नमस्कार करता हूं और अपना वक्तव्य शुरू करता हूं। आप कुछ प्रश्न पूछें, मैं उसका उत्तर दूंगा उसी जी, प्रकार जी। यथासंभव। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे क्योंकि दर्शकों को थोड़ा-सा ये समझ आ जाए कि किस तरह से प्राचीन समय में मानवाधिकारों का महत्व रहा है और आज तक किस तरह से समय-समय पर जो बदलाव देखने को मिले। मानव अधिकार का एक प्रकार का अर्थ है उनके जीने का अधिकार, उनके हर प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान और समाज में उनका क्या स्थान होना चाहिए उसका समाधान, उसका महत्व। और इस प्रकार की मानव समाज की जो भी समस्याएं हैं उनका सबका समाधान एक प्रकार से वो सुखी जीवन जी सके और उनमें कोई बाधा ना आ जाए। प्राचीन काल में हमारे उपनिषदों में एक श्लोक है, ना राज्यम ना राजसीत, ना दंडोच ना दंडिका। ना राजा की आवश्यकता है और ना ही राजदंड की आवश्यकता है। ये हमारे एक उच्चतम नागरिक संहिता है और उसमें राजा का क्या कर्तव्य है, क्या होना चाहिए, उसमें यह है धर्म नैव प्रजे सर्वा। जो प्रजा है अपना धर्म पर चलते हुए, धर्म का अर्थ है अपनी ड्यूटियां, अपना कर्तव्य को मानते हुए, रक्षन्ति सम परस्परम, और एक दूसरे की रक्षा करते रहे। जो अगर अमीर है उसको चाहिए अपने जो गरीब है, निर्धन व्यक्ति हैं, उनकी सहायता करें। और इतना बहुत बार लिखा हुआ है कि 100 हाथ से कमाओ, शतम हस्त, 100 हाथ से कमाओ और हजारों हाथों से दान करो। और इस प्रकार की परंपरा रही है। और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें एक प्रकार की एक समाज के लिए, एक व्यक्ति के लिए एक धार्मिक धर्म क्या है, धर्म एक ड्यूटी है। ड्यूटी इस प्रकार से है, एक व्यक्ति एक परिवार का हिस्सा है, परिवार समाज का हिस्सा है और समाज एक राष्ट्र का हिस्सा और राष्ट्र सारे विश्व का हिस्सा है। सो इसलिए हमारे शास्त्रों में हमारा जो एक मान्य चिन्ह और दर्शन है उसमें वसुदेव कुटुंबकम का एक अभिघोष है। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ है वसु, वसुधा का अर्थ है पृथ्वी, संसार, एव कुटुंबकम ये सारा विश्व एक परिवार है। तो इस प्रकार की भावना लेकर हमारा जो शास्त्र है, हमारे जो दर्शन है, उनमें इस प्रकार की भावना आगे मानवाधिकार के लिए रखी है। इसमें एक बात और बता दो, जो राजा का अर्थ है उसका धातु है रज, और मेन रज का अर्थ है दूसरों के लिए उपकार करना, दूसरों के लिए क्रियाशील होना। और राजा का धर्म है अपने प्रजा का रक्षण करना, पालन पोषण करना और हर प्रकार से उनकी सहायता करना। कवि कालिदास ने लिखा है कि जो राजा है उसका मुख्य उद्देश्य अपनी प्रजा का रक्षण होता है, क्योंकि रक्षण सबसे बड़ी चीज है। अगर रक्षण ठीक ढंग से होगा तो बाकी आवश्यकताएं अपने आप उनकी पूर्ति होती जाएगी। इस प्रकार से जो मनु जी ने लिखा है, इस प्रकार से उनका है कि अब मैं जाति प्रथा, जो भेदभाव वगैरह होते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। उसमें इस प्रकार से जन्मना जायते, जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सारे ही शूद्र होते हैं। और उसके पश्चात ये लिखा है संस्कारात
द्विजा भवेत, और संस्कारों से द्विज यानी विद्वान बनते हैं। जन्म से सब अगर अनपढ़ हैं, उनको अगर शिक्षा दीक्षा अगर कुछ संस्कार ना दिए जाए तो वो पशु समान हो जाते हैं सारे। तो इस प्रकार से जो एक जब संस्कार के बाद जो उनको है वो अगर उस क्षेत्रित्व का संस्कार मिले वो क्षेत्रीय बन जाता है। अगर उसको पढ़ने पढ़ाने का अध्ययन करने का अगर उसकी जो इच्छा उसके मन में वैसे भाव हो वो ब्राह्मण या विद्वान श्रेणी में आ जाता है। ऐसे वैश्य लोग हैं जो समाज में कृषि व्यापार इत्यादि में जिनकी रुचि हो वो वैश्य बन जाते हैं। इस प्रकार जिनको कोई और काम नहीं आता या वो सेवा का काम, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता, सब एक समान है। यानी और कर्म के आधार पर कर्म के गीता में भी लिखा हुआ है कर्म विभागशा जो है एक व्यक्ति शूद्र से होकर वो ब्राह्मण बन सकता। वाल्मीकि व्यास इत्यादि और बड़े सारे जो और लोग हैं उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं। और शूद्र छोटे परिवार में, मैं शूद्र का शब्द चाहे ना इस्तेमाल करूं, उसमें प्रयोग में ना लाऊं, जो शुरू से जो छोटे परिवार से लोग आए हैं उन्होंने बड़े बड़े काम किए। इनका इतिहास में बहुत अच्छा उदाहरण है और बड़ा अच्छा वर्णन है। उन्होंने समाज को समय समय पर दीक्षा दी और दिशा दी है। कोई और प्रश्न इसके विषय बिल्कुल में? इसमें थोड़ा और जानना चाहूंगा। अगर हम पिछले 1000 कालखंड की बात करें तो मुगल आए, उसके बाद कई बाहर से आक्रांत आए और अंग्रेज भी आए। उस दौरान किस तरह से जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, क्योंकि काफी ज्यादा जो है इन विषयों को लेकर समाज में चर्चा रहती है। हमारे से समाज में ये चीजें तो थी, ये आदर्श समाज की बात मैंने की है, ऐसा होता रहा है। लेकिन चूंकि कई विकृतियां आती हैं समाज में, सारे लोग उसका पालन नहीं करते। हमारे समाज में कुछ विकृतियां शुरू हो गई थी तो उसमें कुछ कुछ भेदभाव होता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँ, चाणक्य एक ब्राह्मण था, चंद्रगुप्त का बहुत लोग कुछ कुछ मानते हैं, जैसे मर्जी मानते रहे, लेकिन उसको उठाकर एक राज्य उसने बनाया। इस प्रकार से जो है ना, जैसे हमारा पुष्यमित्र है वो ब्राह्मण से फिर राजा बने, इस प्रकार से हमारी व्यवस्थाएं चलती रही। जो विदेशी आक्रमण हुए हैं तो उन्होंने हमारी वर्ण व्यवस्था जो थी, जन्म के ऊपर आधार जिसका था, वो सारी छिन्न भिन्न हो गई। बिल्कुल छिन्न भिन्न इस प्रकार से जो क्षत्रिय समाज के लोग थे, राजपूत थे, लड़ने वाले योद्धा थे, उनको उन्होंने दंडित किया, अच्छी तरह दंडित किया। उनको शहर से या नगर से बाहर निकाल कर और जो दूसरे निकृष्ट जो काम है उनके ऊपर लगा दिया। जिस तरह हम एक बात कह सकते हैं कि भंगी जो शब्द है ना, वो उनका क्षत्रित्व भंग करके उनको उनका मैला उठाने में इस प्रकार से उनको आज भंगी जो शब्द वहां से आया है। चुमार जो चर्मकार जो लोग थे, राजा ये राज परिवार से संबंधित रखते थे और इनको इन्होंने सजाएं दी और इस प्रकार से उन्होंने बाहर, इस प्रकार से सारी जो वर्ण व्यवस्था हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, विक्रमशिला और साउथ तक जो जितने भी जो यूनिवर्सिटियां ये सारी समाप्त की और भेदभाव डालने का प्रयत्न किया। तो जो आक्रांता बाहर से आए, उत्तर पश्चिम से जो आए, उन्होंने हमारी जो वर्ण व्यवस्था को चौपट किया और उसके बाद समाज में फिर विकृतियां आनी शुरू हो गई। इन्होंने हमारा इतिहास खराब किया, गलत बातें लिखी और जो वामपंथी इतिहासकार जो उनके पैरोकार हैं, उनकी बातें जो लिखते हैं, उन्होंने भी इस प्रकार की जो गलत धारणाएं जो पढ़ाए, जैसे आर्य लोग बाहर से आए, उन्होंने आक्रमण किया और यहाँ जो सिंधु घाटी की सभ्यता के द्रविड़ लोग थे उनको यहाँ से खदेड़ कर नीचे ले गए। आज जो साइंटिफिकली और वैज्ञानिक और पुरातत्व विभाग से जो
प्रूव हुआ वो उनकी भाषा संस्कृत थी, वो लोग आर्य लोग थे और इसको सिंधु भारत के घाटी ही की, रहने वाले थे। हाँ वो सिंधु घाटी की सभ्यता हम कहते हैं, लेकिन ऐसे ये सरस्वती सभ्यता थी। बिल्कुल सरस्वती का एक प्रकोप हुआ, बाढ़ आ गई होगी, कुछ उथल पुथल, ये आप प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं उससे ये सभ्यता तहस नहस हो गई। और आज भी जो कल हम कहते हैं शंकराचार्य जो साउथ से आए थे, बिल्कुल सुदूर दक्षिण से, काल्टी, तो वो शंकराचार्य भी आर्य थे। आर्य शब्द जो था ना, एक जाति सूचक ना होकर श्रेष्ठ व्यक्ति को हम आर्य कहते थे। और इन्होंने जो वामपंथी इतिहासकारों ने, ये तो एक बात है, इन्होंने बहुत प्रकार की निकृष्ट भावनाएं फैलाई और समाज को दूषित किया, इतिहास को दूषित किया, परंपराओं को दूषित किया और हमारे योद्धाओं को जो ना उनको निकृष्ट बनाया और विदेशी जो आक्रमणकारी हैं उनका गुणगान किया। इस प्रकार से हमारा जो ना 1000 साल की गुलामी, और बाकी मैक्स मूलर और दूसरे अंग्रेज इतिहासकार, चाहे उन्होंने संस्कृत सीखी है, संस्कृत का गलत प्रकार से उन्होंने व्याख्यान किया। उनका मतलब कि मैं ऐसा बता देता हूँ, उनकी विश्लेषण जो था ना कई बार ठीक है। एक शब्द आपको बताता हूँ, गो हम लेते हैं, गो का कई प्रकार के अर्थ है। गो का अर्थ इंद्रियां भी होती हैं, गो का अर्थ गाय भी होती है, गो का अर्थ पृथ्वी भी होती है। तब किसी जगह किसी उपनिषद में लिखा, आप जो संस्कृत का श्लोक ना बोलकर मैं साधारण भाषा में बात करता हूँ, गो का अर्थ इस प्रकार से है, उन्होंने जो अनर्थ किया है उसकी एक बात बताता हूँ। उसमें लिखा है गो का दमन करो, उनका जो ओरिजिनल जो ग्रंथ है उसमें लिखा है, गो में इंद्रियों को दमन करो, मन को कंट्रोल करो और अपनी आध्यात्मिक जो शक्ति है उसको बढ़ाओ और मोक्ष की प्राप्ति के लिए करो। और गो का दमन करो, जो पारकी ये लोग हैं जिन्होंने गलत व्याख्या की, उन्होंने गो का गाय बना दिया। अब कई लोग कहते आर्यों ने जी गो को खुद मारते थे, ये गलत उन्होंने इसको हाँ, बहुत सारी जो हमारे शब्द थे, संस्कृति थी, उसको गलत प्रचारित करके, और जो हमारा मनुष्य नीति थी उसमें भी अपभ्रंश जो ना ऐसे ऐसे शब्द हैं, ऐसे ऐसे श्लोक, एक श्लोक दूसरे श्लोक के विपरीत जाता है। लेकिन मनु जी जो एक संविधान लिखा था, कब की बहुत आदि काल में उन्होंने लिखा है और अभी तक उसकी बातें श्रेष्ठ मानी जाती है अभी भी वो। लेकिन समाज के कुछ व्यक्ति इन लोगों की वजह से, वामपंथी इतिहासकारों और जो समाज का विघटन करने वाली शक्तियां हैं, और मनु जी को भी उन्होंने एक प्रकार की गाली मान लिया है। लेकिन अगर हम राम जन्मभूमि की बात करें, 500 साल संघर्ष किया, कई लोगों को मारा गया, उस समय किसी ने नहीं कहा कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन आज अगर हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो कई सारे सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट आते हैं कि देखिए ह्यूमन राइट्स का वोलेशन हो रहा है। वास्तविकता क्या है? इस प्रकार से है कि हम लोग जो भारतीय लोग थे वो समय के अनुसार कमजोर होते गए। ये एक बात कहते हैं ना, जो शक्ति जो बल है उसकी हमेशा पूजा होती है, और जो बलवान नहीं है, कमजोर है, तो उसकी पूजा नहीं। और संगठन में शक्ति है, शक्ति ही संगठन है। तो हमारा समाज बट गया, बटने के कारण हमारे समाज की शक्ति हीन हो गई। आपस में जो उस प्रकार का परस्पर जो एक दूसरे के इज्जत का भाव वो नहीं रहा। इसलिए पारकीय लोग जो थे, बाबर के आपने जिक्र किया है, तो उन्होंने आक्रमण करके संघर्ष किया हमारे लोगों ने, लेकिन एकजुट होकर जो संघर्ष करना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये हमारी गलती थी जो आज भी है। तो आपने
500 साल जो है लगातार प्रयत्न और संघर्षशील होने के पश्चात समाज को राम मंदिर मिला। जब आपने बात की जम्मू कश्मीर के विषय में, जम्मू कश्मीर ये तो एक बड़ी विडंबना है कि मैं जो सारी बात जो ना इस प्रकार से लगा, एक तो हमारा समाज असंगठित रहा और दूसरा बहुत सी गलतियां जो हमारी केंद्रीय सरकार थी उनकी है। मैं कश्मीरियों को ज़्यादा गलत नहीं मानता। जब सरकार ही गलत हो तो जनता क्या करेगी। एक बात मैं इसमें आपको जोड़ना चाहूँगा कि शुरू से जब महाराजाओं का राज्य था 1931 में, चलो उसमें एक व्यक्ति अफगानिस्तान से कादिर नाम का, उसने हेट स्पीच दी और उस प्रकार से है तो एक समाज ने, पर्टिकुलर मुस्लिम समाज ने विद्रोह किया। कुछ कुछ बातें उनकी ठीक भी लगती थी क्योंकि राजाओं के समय एक प्रकार एक जिसमें निरंकुश शासन होता था। जनता की वो जो बातें हैं जो आजकल के तरीके प्रजातंत्र में सुनी जाती हैं वो नहीं सुनी जाती। लेकिन महाराजा हरि सिंह के आगे मैं सिर झुकाऊंगा। उन्होंने प्रजा सभा इत्यादि उसी प्रकार की संरचना शुरू की 1937 1938 में, जिसमें लोगों की उसमें भाग ले सकें। इस प्रकार से जो प्रेजेंट समस्या के विषय में जो बात करते, पहले जो नेहरू और पंडित नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला की आपस में दोस्ती थी, याराना था। एक बार जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ, महाराजा के हस्ताक्षर विलय पत्र पर हुए, उस वक्त शेख अब्दुल्ला ने भी विलय पत्र का जब क्या नाम हमारे उस वक्त प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन, सरदार पटेल और पंडित नेहरू की जो बैठक है उसमें थे, तो शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को भारत में मिलने में कुछ समर्थन दिया था। वो उसके पश्चात जो बातें हुई कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे दिया, उसमें कई विकृतियां आई, इलेक्शन हुए और सारी 75 की 75 सीटें सब कश्मीर से आ गई, नेशनल कांफ्रेंस के आ गई, बाकियों के पेपर रिजेक्ट कर दिए। प्रजा परिषद होती तो उसका एक भी कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुआ। इस प्रकार से विकृतियां आई और जब ये बहुत अधिक शेख अब्दुल्ला जाने लगे एक स्वतंत्र राज्य का, उस वक्त नेहरू जी ने उन्हें अरेस्ट किया। तो उसके पश्चात जो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा एक तैयार हुई 1956 में, उससे पहले 1954 में एक 35A और 370 जो है ना, उसमें एक प्रकार का राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश, जो पार्लियामेंट में उसको अध्यादेश कहें या ना कहें, ये भी एक विवेचना है, इस पर भी विश्लेषण होना चाहिए। वो जो पत्र है वो एक इंडेक्स जो है उसमें लिखा था 35A के अधिकार वगैरह, तो वो जो चीज़ें हैं वो जम्मू कश्मीर में लागू होगी। किसी पार्लियामेंटेरियन और कोई भी बड़े बड़े जो जज थे उनको भी पता नहीं था कि संविधान में ऐसा भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो वैसी चीज़ें आई और इसमें ह्यूमन राइट क्लियर कट वायलेशन थी। स्त्रियों को अधिकार नहीं था, जो शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, उनको अधिकार नहीं दिया गया। इस प्रकार से जो भंगी समाज था, जो यहाँ पर मैं भंगी समाज नहीं कहूँगा, भंगी शब्द मैंने आगे भी बता दिया है, उसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। मैं ऐसा समाज जो सफाई कर्मचारी थे, उनको सफाई के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त ही नहीं दी गई। इस प्रकार से सारी चीज़ें, और 370 में स्पेशल अधिकार थे, आस्ता आस्ता डिल्यूशन तो होती गई, लेकिन ह्यूमन राइट वायलेशन जो होती थी वो हो रही थी। 1967 और 68 में परमेश्वरी हांडू का
एक लड़की थी, उनका अपहरण किया गया। उसमें कश्मीरी पंडित समाज ने जमकर विरोध किया। लेकिन जब मेन समस्या जो है 1971 वार, जो इंदिरा गांधी, उसके बाद शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौते के तहत हमने 92 हज़ार जो सिपाही थे, पाकिस्तान के सैनिक थे, हमने उनको वापस किया। जम्मू कश्मीर के विषय में क्या जो पार्ट उधर है वो आना चाहिए, कुछ नहीं सोचा गया। और दूसरी बात, हमारे जो 100 सैनिक पाकिस्तान के लगभग पास थे, उनके भी नहीं सोचा गया। ये कहते हमने 1971 में की जो ना जंग जीती है, बांग्लादेश बनाया, लेकिन हमें क्या मिला? जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं मिला, भारत को कुछ नहीं मिला, और बांग्लादेश की सरकार आज विरोध में है। पाकिस्तान उसके बाद सतत विरोध करता रहा, और जब जिया उल हक का शासन आया तो उन्होंने एक प्रकार का, उन्होंने अपना जो है एक थ्योरी लिखी, एक विचार रखा। उसने कहा कि पाकिस्तान एक विचार है। पहला पाकिस्तान 1947 में नहीं बना, ये पाकिस्तान ये तब 1710 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था, वहां से हमारा शुरू हुआ। और अपने को मोहम्मद बिन कासिम जैसा ही उसने बताया, और उसने फिर आगे चलकर जो ना ये ऑपरेशन जो मिलिटेंट भेजना जम्मू कश्मीर में, और लोगों की जो विचार है, जो मुस्लिम समाज जो था, उनके जो विचारों में विकृति फैलाना, और उसके साथ जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस गवर्नमेंट, इन्होंने चुनाव में 1988 में धांधली भी की। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी थी 1987 में, उसमें धांधली करके वही जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो व्यक्ति था वो यहाँ से छोड़कर पाकिस्तान गया, और वह उसने उग्रवाद का वहाँ से जो है ना प्रक्रिया एक दोबारा और अच्छे पैमाने पर, अच्छे स्केल पर उसने फिर शुरू की। इस प्रकार से जो विचार इसने वो है कश्मीरी मुस्लिम्स का, जो अंदर जो उनके जो भी थे, सूफी थे लोग, कई सूफी को मानते थे, कई अच्छे थे, उनका विचार बदल दिया। उनको एक उग्रवादी विचार दिया कि हम कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बाहर निकालो यहाँ से। दुनिया का कोई भी देश जो था ना, कोई भी संस्था क्या, ह्यूमन राइट जो यूएनओ के समय, जब सेकंड वर्ल्ड वार जो थी, ह्यूमन राइट कानून 1948 में बनी। कश्मीरी पंडितों के जो वहाँ पर, मैं कश्मीरी पंडित कम करूँगा और हिंदू समाज बोलूँगा, वहाँ का जो हिंदू समाज है उसको वहाँ पर विस्थापित हुए, उनके ऊपर इतने अत्याचार हुए। उस समय भी किसी ने इसको लेकर कहा नहीं कि उल्लंघन हो रहा है? 1990 का जो दौरान था, कश्मीरी हिंदू जो माइग्रेंट हुए। जनवरी 1990 था, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। और की बात है, ये RS दुलत जो उस वक्त रा के चीफ होते थे, तो उन्होंने इस तरह की पॉलिसी बनाई, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि इसमें हमें कुछ दखल देने की जरूरत नहीं है, और ना कोई आवश्यकता है कि उनका कश्मीर में जो उग्रवाद का दमन है या ऐसी घटनाएं होती है, मिलिटेंट को पैसे दो, जो दूसरे हैं उनको उसको ऐसा तरीके से, मतलब कि पैसे दो, उनको खरीदो, थोड़ा दबाओ उनको। और गंजू साहब जो एक जज थे, उसकी शरेआम अदालत में 89 में के तहत उनकी हत्या की गई। टिक्का लाल टिपलू जी की हत्या हो गई, और ना तो ह्यूमन राइट वाले कुछ बोले, और ना ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई बड़ा सारा कोई उसमें प्रभावी कदम उठाए। लेकिन कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जरूर काम किया उनको बसाने की, पर वो इतना एनफ नहीं था, वो इतना नहीं था कि लार्ज स्केल पर वायलेंस हो। अब यही उग्रवाद जम्मू के
जो क्षेत्र है उसमें रहा। वहाँ पर जम्मू के क्षेत्र के लोग जो थे ना वो लड़ते रहे। उन्होंने उग्रवाद के खिलाफ और अपने जो रक्षा के लिए स्वयं वीडीसी जो विलेज डिफेंस कमेटियां बना के और उग्रवादियों का डट का मुकाबला किया और उनको नाकों चने चबवाए। तो वो आज भी है। कश्मीर में हिंदू ऐसी माइनॉरिटी में थे कि वो इस प्रकार की, या उनका स्वभाव ही ऐसा था कि इस प्रकार की जो बातें वो नहीं कर सके, इसलिए उनका बड़े ऊंचे स्तर पर विस्थापन हुआ। जो और कत्ल व गैरत जो भी उसको नाम दो, अत्याचार कहो, तो वो सब कुछ हुआ। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा। एक पूरी दुनिया भर में एक इमेज ऐसी बनाई गई कि जम्मू कश्मीर में बड़ा मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और फिर धारा 370 भी हटी। आपको क्या लगता है कि वास्तविकता किस तरह से देखते हैं जनरली अगर देखना हो? धारा 370 हटने के पश्चात मैं दो समाजों की बात करूंगा। हुँ, एक जो हिंदू समाज है, एक मुस्लिम समाज। अब जब लड़ाई शुरू होती है, कुछ होता है, तो कुछ थोड़ी बहुत एट्रोसिटीज भी होती हैं। अब जो सेना थी उसने मिलिटेंसी को कंट्रोल करना था। उसमें बहुत से लोग ऐसे भी मारे गए जो मिलिटेंट थे, और कुछ कुछ ऐसे भी हुए जो वैसे डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे। अब जो नई जो संतति आई है, उन्होंने 20-25 वर्षों से यही गन कल्चर ही देखा, तो उनका माइंड सेट वैसा हो गया। तो ह्यूमन राइट की बात कर दे, लेकिन असली जो सफरर जो हैं इसमें ज़्यादा सफरर जो कश्मीरी हिंदू, एक प्रकार की कल्चर जो सदियों से महर्षि कश्यप से चली आ रही थी, और उसको वहाँ से उखेड़ कर और सारा हटा दिया। इससे बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन हो ही नहीं सकता, एक सभ्यता और संस्कृति को समाप्त करना। आज भी अगर इसराइल में एक नारा है, हमने यहूदियों को खत्म करना है, उसी प्रकार का नारा कश्मीरी पंडितों को यहाँ से, हिंदुओं को यहाँ से निकालना है। ये दोनों चीजें हैं ह्यूमन राइट्स। और 370 के बाद जो आपने ये सवाल पूछा ना, जो प्रश्न पूछा, 370 हटने के पश्चात उन लोगों को सहूलतें मिली जिनको कभी मिलती नहीं क्योंकि थी। उनके बेसिक जो राइट्स थे उनसे भी उनको हाँ, दूर रखा बेसिक गया। राइट्स थे जो उनको वो मिलने लगे। अब एक सफाई कर्मचारी का बच्चा डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। यहाँ की बेटी अगर बाहर शादी करे वो बाहर की हो जाएगी, इस प्रकार नहीं है। और प्रकार के जो सुधार हैं, जो सेंटर के जो डायरेक्ट कानून थे जहाँ पर लागू नहीं हो सकते, और अब वो लागू हुए हैं। इंडस्ट्रियाँ शुरू हुई हैं, डेवलपमेंट शुरू हुई है, रोड बने हैं, कनेक्टिविटी बनी है, लोगों को जॉब मिला है। अब कश्मीरी मुस्लिम लोग, अब तो वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो उनको व्यवसाय जो उनका चल रहा है उसमें मल्टीफोल्ड वृद्धि हुई है। जो शिकारा तक नहीं चला सकते थे, जहाँ पर सुनसान रहता था, वहाँ पर अब बहुत सारे लोग आने लगे और उनकी वैभवशाली हो रहे हैं। उनके जो धन, व्यापार, होटल, इन सब बिल्कुल, कार्य धारा कामों में 370 हटने के बाद ये परिवर्तन हो रहा है। बहुत लेकिन परिवर्तन आपको क्या हुआ। लगता है कि जो मानव अधिकारों का उल्लंघन है उसका सबसे बड़ा कारण आतंकवाद लगता है? आतंकवाद हमेशा ही मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है। आतंकवाद में एक विचारधारा पनपाई जाती है, आपको दूसरे को रहने नहीं देना। जब ये प्रश्न उठे कि दूसरे को रहने नहीं देना, तो तो उल्लंघन ये है। स्वयं में ही मानवाधिकार का उल्लंघन है। तो अभी आतंकवाद है, भारत अभी लड़ रहा है। और एक अच्छी बात है कि भारत में एक ऐसी सरकार है जो राष्ट्रवादी सरकार है, जिसके सबसे पहले एक ही काम है, राष्ट्र प्रथम, अपना राष्ट्र को प्रथम देखना। बिल्कुल। इस के तहत हमारे जो भारत है इसने हर प्रकार की उन्नति की है, और आज विश्व में भारत का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। लेकिन कई लोगों को इससे बड़ी चिढ़ भी है, जो अमेरिका में जो ऐसे लोग हैं, जॉर्ज सोर्स और डीप स्टेट, जिनको जो मर्जी नाम दीजिए, तो वो लोग नहीं चाहते कि भारत फिर अपने उन्नति के शिखर पर पहुंचे।